हेलो एवरीवन, जीके जीएस दृष्टि में आपका स्वागत है। तो हम आज शुरू कर रहे हैं लुसेंट ज्योग्राफी। टॉपिक है भूकंप। इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में हमने जो टॉपिक कवर किए थे वो यहाँ पे देखिए, ज्वालामुखी से रिलेटेड टॉपिक कवर किए थे हम इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में। यहाँ पे एक मिनट, ये देखिए, प्रसुप्त ज्वालामुखी, शांत ज्वालामुखी, ज्वालामुखी क्या होता है, सक्रिय ज्वालामुखी, इन सब हम कवर कर दिए थे वोल्केनो। तो चलिए आज हम कवर कर रहे हैं भूकंप। ये रहा, कह रहा है कि एक मिनट, क्या कह रहा है? कह रहा है कि भूकंप क्या होता है। तो भूगर्भ शास्त्र की एक विशेष शाखा जिसमें भूकंपों का अध्ययन किया जाता है सिस्मोलॉजी कहलाता है। पूछेगा पेपर में, सिस्मोलॉजी किसको कहते हैं? तो भूगर्भ शास्त्र की एक शाखा है जिसमें भूकंप का अध्ययन किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? सिस्मोलॉजी। भूकंप में 3 तरह के कंपन होते हैं। भूकंप में कितने तरह के कंपन होते हैं? 3 तरह के कंपन होते हैं। पहला है प्राथमिक अथवा पी तरंगे। क्या है पहला? प्राथमिक अथवा पी तरंगे, प्राइमरी और पी वेव्स। यह तरंग पृथ्वी के अंदर प्रत्येक माध्यम से होकर गुजरती है। और प्राथमिक अथवा पी तरंगे जो है वह, यह तरंग पृथ्वी के अंदर प्रत्येक माध्यम से होकर गुजरती है। इसकी औसत वेग 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। और प्राथमिक अथवा पी तरंगे की औसत वेग कितनी होती है? 8 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। यह गति सभी तरंगों से अधिक होती है। और ये जो होती है प्राथमिक अथवा पी तरंगे की गति सभी तरंगों से क्या होती है? अधिक होती है। आगे है, तो एक चीज़ इसमें ध्यान रखना है कि पूछेगा निम्नलिखित में कौन सा ऐसा तरंग है जो पृथ्वी के अंदर प्रत्येक माध्यम से होकर गुजरती है? तो ये है प्राथमिक अथवा पी तरंगे। ये भी पूछ सकता है कि किस तरंगे की औसत वेग 8 किलोमीटर पर सेकेंड होती है? तो प्राथमिक अथवा पी तरंगे की औसत वेग जो होती है 8 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। यह गति सभी तरंगों से अधिक होती है। और जो है ये 8 किलोमीटर पर सेकेंड, एक सेकेंड में जो 8 किलोमीटर ये आगे बढ़ जाती है, तो ये जो गति है और तरंगे होती है जैसे द्वितीय तरंगे, एस तरंगे, एल तरंगे, इन सब तरंगों से इसकी गति क्या होती है? अधिक होती है। और यहाँ पे देखे भी थे कि भूकंप में 3 प्रकार के कंपन होते हैं, 3 प्रकार की तरंगे होते हैं। तो पहला हम अभी देख रहे हैं प्राथमिक अथवा पी तरंगे, और इसकी गति क्या होती है? सबसे अधिक होती है। आगे कह रहा है जिससे ये तरंगे किसी भी स्थान पर सबसे पहले पहुंचती है। और प्राथमिक तरंगे जो है किसी भी स्थान पर सबसे पहले पहुंच जाती है। पृथ्वी से गुजरने के लिए इन तरंगों द्वारा अपनाया गया मार्ग नतोदर होता है। मतलब एकदम सीधा नहीं जाती है, ये झुक के जाती है, इसलिए कहा है ये नतोदर होता है। आगे देखिए क्या है, द्वितीय अथवा एस तरंगे। द्वितीय अथवा एस तरंगे क्या होता है? सेकेंडरी और एस वेव, इन्हें अनुप्रस्थ तरंगे भी कहते हैं। अनुप्रस्थ तरंगे किसको कहते हैं? तो द्वितीय अथवा एस तरंगों को अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। अनुप्रस्थ तरंग किसको कहते हैं? जिसकी गति जो इस तरह से होती है उसको अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं, और जिसकी गति इस तरह से होती है उसको अनुदैर्ध्य तरंगे कहते हैं। तो देखिए, जो यहाँ पे देखिए ये अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं किसको? द्वितीय या एस तरंगों को। तो पूछेगा पेपर में निम्नलिखित में किस तरंगों की जो वेव होती है या निम्नलिखित में किस तरंगों को अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं? तो द्वितीय या एस तरंगों को अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। यह तरंग केवल ठोस माध्यम से होकर गुजरती है। पूछेगा निम्नलिखित में कौन सा तरंग है जो केवल ठोस माध्यम से होकर गुजरती है? तो ये देखिए, ये जो है द्वितीय अथवा एस तरंगे केवल ठोस माध्यम से गुजरती है। अब जैसे कि देखिए ये पृथ्वी है, सबसे निचला पार्ट क्या है? क्रोड है। और सबसे इसके अंदर वाला पार्ट क्या है? क्रोड है। और इसके जो सबसे बाहर वाला पार्ट है वो क्रस्ट है। उसके बाद वाला पार्ट जो है वो मेंटल है, और सबसे अंदर वाला पार्ट क्या है? क्रोड है। तो ये क्रोड वाला पार्ट जो होता है ना वो तरल होता है। तो ये देखिए द्वितीय अथवा एस तरंगे जो है वो सिर्फ ठोस में ही मतलब गमन करेगी, ऐसे होगी, जहाँ से इसको लिक्विड मिलेगा वो ऐसे मूव कर जाती है। और इसकी औसत वेग 4 किलोमीटर पर सेकेंड है। प्राथमिक तरंगे की औसत वेग थी 8 किलोमीटर पर सेकेंड, और द्वितीय तरंगों की औसत वेग है 4 किलोमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट देखिए है सतही अथवा एल तरंगे।
ये क्या होता है, इसको सरफेस और एल वेव्स भी कहते हैं। इन्हें धरातलीय या लंबी तरंगों के नाम से भी पुकारा जाता है। देखिए जैसे ये अर्थ है तो ये धरातल पर से ही गुजर जाती है ये तरंगे, इसलिए इसको धरातल तरंग या लंबी तरंगे के नाम से पुकारा जाता है। इन तरंगों की खोज एच.डी. लब ने की थी। और इन तरंगों की खोज किसने की थी, तो इन तरंगों की खोज एच.डी. लब ने की थी। इन्हें कई बार लब वेव्स के नाम से भी पुकारा जाता है। एच.डी. लब ने खोज की थी इसलिए इनका नाम भी रख दिया गया लब वेव। इनका अन्य नाम आर वेव्स, रे लाइट वेव्स है। और अन्य नाम क्या है, आर वेव्स या रे लाइट वेव्स भी है। सतही तरंग को या धरातलीय तरंग या आर वेव्स या लब वेव्स, इतने सारे नाम हैं इसके। ये जो है सतही तरंगे मुख्यतः धरातल तक ही सीमित रहती है। और ये जैसे ये है, देखिए ये इसे धरातल तक ही सीमित रहती है, ये अंदर नहीं जाती है। ये ठोस तथा तरल तथा गैस तीनों माध्यम से गुजर सकती है। लेकिन जो है ये धरातल पर ही तो रहती है, बट ये ठोस में ही गुजर सकती है, तरल पे भी गुजर सकती है और गैस में भी ये जा सकती है। इसकी चाल 1.5 से 3 किलोमीटर पर सेकेंड है। और सबसे इसकी ज़्यादा है, जैसे प्राथमिक का था 8, द्वितीय का था 4, लेकिन जो एल वेव है, सतही तरंगे या धरातलीय तरंगे हैं, उनका है गति 1.5 से 3 किलोमीटर पर सेकेंड है। सतही तरंग अत्यधिक विनाशकारी होती है। सतही तरंग अत्यधिक विनाशकारी इसीलिए होती है क्योंकि ये धरातल पर उथल पुथल कर धरातल पर जो भी सामान होते हैं, जो भी मतलब कि प्रोडक्ट कह सकते हैं, जो भी सोर्स होते हैं धरातल पर, उन सबको ये क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है सतही तरंगे। आगे देखिए, भूकंपीय तरंगों को सिस्मोग्राफ नामक यंत्र द्वारा रेखांकित किया जाता है। तो पूछेगा पेपर में कि भूकंपीय तरंगों को किसके द्वारा रेखांकित किया जाता है, तो सिस्मोग्राफ के द्वारा रेखांकित किया जाता है। इससे इनके व्यवहार के संबंध में निम्नलिखित तथ्य निकलते हैं। और ये भी पूछा जाता है पेपर में कि भूकंपीय तरंग को किसके द्वारा मापा जाता है, रेखांकित किया जाता है, तो सिस्मोग्राफ के द्वारा। और इससे इसके व्यवहार में, मतलब भूकंप के कैरेक्टर में, इसके व्यवहार में निम्नलिखित तथ्य निकल सकते हैं। क्या क्या निकल सकते हैं, तो देखिए कह रहा है यहाँ, सभी भूकंपीय तरंगों का वेग अधिक घनत्व वाले पदार्थों में से गुजरने पर बढ़ जाता है तथा कम घनत्व वाले पदार्थों में से गुजरने पर घट जाता है। कह रहा है कि सभी भूकंपीय तरंगों का वेग जहाँ पर जितना ठोस होगा पृथ्वी, तो वहाँ पे उतनी ज़्यादा भूकंपीय तरंगे होगी। और कम घनत्व वाले, जहाँ पे गैस वगैरह होगा या फिर लिक्विड होगा, सबसे कम वेग किस में होगा, गैस में। उससे कम होगा लिक्विड में, सबसे ज़्यादा वेग किस में होगा, ठोस में। यही कह रहा है। नेक्स्ट देखिए, केवल प्राथमिक तरंगे ही पृथ्वी के केंद्रीय भाग से गुजर सकती है, परंतु वहाँ पर उनका वेग कम हो जाता है। प्राथमिक तरंगे जो हम पढ़े थे, प्राइमरी वेग, वही पृथ्वी के केंद्रीय भाग से, देखिए जैसे ये क्रस्ट है, उसके बाद ये देखिए जैसे ये मेंटल है, ये क्रोड है, ये केंद्रीय भाग है। इससे सिर्फ प्राथमिक तरंगे ही गुजर सकती है, परंतु वहाँ पर उनका वेग भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि जो सबसे अंदर में पृथ्वी है ना, तरल है, इतना गर्म है कि वो पिघल गया है। आगे देखिए, गौण तरंगे द्रव पदार्थों में से नहीं गुजर सकती। जो गौण तरंगे हैं वो द्रव पदार्थों में से नहीं गुजर सकती है। आगे है, एल तरंगे केवल धरातल के पास ही चलती है। एल तरंगे जो होती है, लब वेव, ये केवल धरातल के पास ही चलती है और एल तरंग से ही काफ़ी नुकसान होता है पृथ्वी पर। और कौन सा तरंग है जो द्रव पदार्थ से नहीं गुजर सकती, तो एक गौण तरंगे है, वो द्रव पदार्थ से नहीं गुजर सकती है। आगे है, देखिए यहाँ पे आगे दिया है विभिन्न, यहाँ पे इसके और कैरेक्टर दिए हुए हैं, इसके और तथ्य दिए हुए हैं। विभिन्न माध्यमों से गुजरने के समय ये तरंगे परावर्तित तथा अपवर्तित होती है। अब कह रहा है कि विभिन्न माध्यमों से गुजरते समय ये तरंगे परावर्तित भी होती है और अपवर्तित भी होती है। ये भी ध्यान रखना है, परावर्तित और अपवर्तित होती है कि नहीं। हाँ, ये तरंगे परावर्तित और अपवर्तित भी होती है। नेक्स्ट देखिए, केंद्र। केंद्र किसको कहते हैं, भूकंप का केंद्र। तो यहाँ पे देखिए, भूकंप के
ये देखिए भूकंप के उद्भव स्थान को उसका केंद्र कहते हैं। केंद्र किसको कहते हैं? भूकंप के उद्भव स्थान को उसका केंद्र कहते हैं। जहाँ से भूकंप का उद्भव होता है वही उसका क्या कहलाता है? केंद्र कहलाता है। जैसे सपोज कीजिए यहाँ से भूकंप का उद्भव हुआ तो यही भूकंप का क्या कहलाएगा? केंद्र कहलाएगा। आगे अब भूकंप के केंद्र के निकट पी, एस तथा एल तीनों प्रकार की तरंगें पहुंचती है। और यहाँ पे पी प्राथमिक तरंगे, एस सेकेंडरी तरंगे और एल लव वेव्स तीनों प्रकार की तरंगे यहाँ पे पहुंचती है। पृथ्वी के भीतरी भागों में ये तरंगे अपना मार्ग बदलकर भीतर की ओर अवतल मार्ग पर यात्रा करती है। देखिए अब हमने क्या पढ़े थे कि प्राथमिक तरंगे जो हैं वो तीनों मार्ग से गुजर सकते हैं। तो सपोज कीजिए ये जैसे पृथ्वी है तो ये यहाँ पे ये क्रस्ट हो गया, ये मेंटल हो गया, ये बीच में क्रोड हो गया। तो जब प्राथमिक तरंगे आएगी तो ये ऐसे इन करके जब यहाँ क्रोड तक पहुँचेगी तो क्या हो जाएगी? ये परावर्तित हो जाएगी ऐसे। तो तीनों मार्ग यहाँ ये तरल में ये क्या कहते हैं? प्राथमिक तरंग तो तीनों से आती है ना, तो ये सीधे ऐसे आएगी, ऐसे गुजर जाएगी, थोड़ा सा इस तरह से होते हुए आएगी, ये गुजर जाएगी। एक मिनट, जैसे कि सपोज कीजिए देखिए ऐसे हम बनाते हैं। ये पृथ्वी है और सबसे पहले ये हम बना लिए क्रस्ट, उसके बाद हम ये बना लिए मेंटल, उसके बाद हम ये बना लिए क्रोड। अब जैसे कि प्राथमिक तरंगे आई तो इस तरह से करते आएगी तो ये तीनों माध्यम से ऐसे गुजर जाएगी। उसके बाद हम पढ़े थे सेकेंडरी तरंग केवल ठोस माध्यम से ही गुजर सकती है। तो सेकेंडरी तरंगे जब ठोस मार्ग से गुजरेगी तो आएगी और ऐसे क्या हो जाएगी? मुड़ जाएगी, है ना, क्योंकि ये तो यहाँ पे जाएगी नहीं, क्योंकि यहाँ तो तरल पदार्थ है, गर्म से पृथ्वी पिघला हुआ है। और आगे कह रहा है कि ये अपना मार्ग बदलकर भीतर की ओर अवतल मार्ग पर यात्रा कर। देखिए ये अवतल मार्ग पर यात्रा कर रही है, ये ऐसे चले जाएगी। उसके बाद जो एल मतलब धरातलीय वेव हैं, धरातलीय वेव या एल वेव जिसको कहते हैं, HD लव ने जिसकी खोज की थी, तो वो क्या है? धरातल पर ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं। तो वो जब आएगी तो ऐसे ये ऐसे इस तरह से वो बढ़ जाएगी, इस तरह धरातल पर क्या होगा? नुकसान होगा, ऐसे बढ़ जाएगी, ऐसे बढ़ जाएगी। तो ये देखिए इसलिए जो इस तरह से किस तरह से बढ़ेगी वो हमने दिखाया। अवतल मार्ग में यात्रा करती है। भूकंप केंद्र से धरातल के साथ 11,000 किलोमीटर की दूरी तक पी तथा एस तरंगे पहुंचती है। अब यहाँ पे कह रहा है कि भूकंप के केंद्र से धरातल के साथ 11,000 की दूरी तक पी तथा एस तरंगे पहुंचती है। जैसे ये अर्थ है, ठीक है। और यहाँ पे सच कीजिए कि भूकंपीय तरंग है। भूकंपीय तरंग से यहाँ पे देखिए भूकंपीय तरंग से धरातल के साथ, ये धरातल है, धरातल के साथ 11,000 किलोमीटर की दूरी तक पी तथा एस तरंगे पहुँचती है। अब ये सपोज कीजिए यहाँ पे 11,000 किलोमीटर यहाँ तक आके ये धरातल पर नहीं पहुँच पाती है, ये 11,000 किलोमीटर तक जाती है। अगर यहीं तक धरातल होता तो ये पहुंच जाती है। तो ये भूकंपीय केंद्र से कहाँ तक ये भूकंप हो, मतलब कि ये धरती के अंदर ही ये ज़्यादा हलचल करवाती है। तो क्या है? 11,000 किलोमीटर की दूरी तक पी तथा एस तरंगे पहुंचती है। केंद्रीय भाग पर पहुंचने पर एस तरंगे लुप्त हो जाती है। हाँ, केंद्रीय भाग पर पहुंचेगी तो एस तरंगे लुप्त हो जाएगी, क्योंकि हमको पता है कि एस तरंगे हैं जो सेकेंडरी वेव हैं वो द्रव से होकर के नहीं गुजरती है। तो जब देखिए यहाँ पे भूकंपीय केंद्र है और जब ये 11,000 किलोमीटर इधर आएगी, सपोज कीजिए यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्रोड है, आंतरिक भाग है, यहाँ पे पृथ्वी जो है वो लिक्विड है, पिघली हुई है। तो ये इससे क्या होगी? यहाँ पे ये क्या हो जाएगी? लुप्त हो जाएगी। आगे कह रहा है कि ये 11,000 तक गुजरती है। इस कारण भूकंप के केंद्र से 11,000 किलोमीटर के बाद यहाँ पे देखिए, एक मिनट, हाँ आगे बढ़ गए थे हम। तो कह रहा एस लुप्त हो जाती है। यहाँ पे देखिए कह रहा केंद्रीय भाग से कोर पर पहुंचने पर एस तरंगे लुप्त हो जाती है, और कोर पे भी पहुंचने पर एस तरंगे क्या हो जाती है? और लुप्त हो जाती है। और पी तरंगे अपवर्तित हो जाती है। और पी तरंगे क्या हो जाएगी? ये अपवर्तित हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी, जैसे ये से आ रही है तो ऐसे हो जाएगी, अपवर्तित हो जाती है। इस कारण भूकंप के केंद्र से 11,000 किलोमीटर के बाद लगभग 5,000 किलोमीटर तक कोई भी तरंग
नहीं पहुंचती है। यहाँ पे इस कारण भूकंप के केंद्र से 11,000 किलोमीटर के बाद लगभग 5,000 किलोमीटर तक कोई तरंग नहीं पहुंचती है। और जैसे ये पृथ्वी का केंद्र है, ये जैसे आई, एस तरंगे आई इस तरह से, और इस तरह से आई, इस तरह से ये जो है लिक्विड पार्ट में नहीं पहुंचती, तो ये इधर परावर्तित हो जाएगी अवतल मार्ग में। उसके बाद जो एक और तरंग था, अभी देखे थे ना, पी तरंगे अपवर्तित हो जाती है। तो कैसे अपवर्तित हो जाएगी, तो जैसे ये है, ये भूकंपीय केंद्र है, ये इधर से आएगी ऐसे, और ये इधर अपवर्तित हो जाएगी, ये है ना, इधर आएगी और इधर अपवर्तित हो गई, ये भी अवतल मार्ग में चल दी। अब कह रहा है इसी तरह से जो ये क्षेत्र होगा, ये आई इधर चल गई केंद्र से, ये आई इधर चल गई। अब ये जो होगा बीच में 5,000 किलोमीटर तक का क्षेत्र जो होगा वो क्या कहलाएगा, भूकंपीय, यहाँ पे देखिए छाया क्षेत्र, शेडो जोन कहलाएगा। और ये क्षेत्र क्या कहलाएगा, छाया क्षेत्र कहलाएगा, छाया क्षेत्र कहलाएगा। अब हम देखते हैं अधिकेंद्र के बारे में। आगे है अधिकेंद्र, इसको कहते हैं एपिसेंटर इंग्लिश में। भूकंप के केंद्र से ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित बिंदु को भूकंप का अधिकेंद्र कहते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे ये पृथ्वी है और ये भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर ये भूकंप का केंद्र है, ये भूकंप का केंद्र है। और इसके ठीक ऊपर कह रहा है कि इसके ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित बिंदु को क्या कहते हैं, बिंदु को भूकंप का अधिकेंद्र कहते हैं, यानी इसको कहते हैं अधिकेंद्र। इसके ठीक ऊपर पृथ्वी के सतह पर स्थित बिंदु को क्या कहते हैं, अधिकेंद्र। अधिकेंद्र पर सबसे पहले पी तरंगे पहुंचती है। अधिकेंद्र पर सबसे पहले कौन सा तरंग पहुंचती है, तो अधिकेंद्र पर सबसे पहले पी तरंगे यानी कि प्राइमरी वेव पहुंचती है। सबसे पहले पी तरंगे पहुंचती है। अंतःसागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न लहरों को जापान में सुनामी कहा जाता है। मतलब जहाँ पे महासागर होता है वहाँ पे जब भूकंप उत्पन्न होता है तो उसी को जापान में क्या कहा जाता है, सुनामी। जिन संवेदनशील यंत्रों द्वारा भूकंपीय तरंगों की तीव्रता मापी जाती है उन्हें भूकंप लेखी या सिस्मोग्राफ कहते हैं। कह रहा है कि जिन संवेदनशील यंत्रों द्वारा भूकंपीय तरंगों की तीव्रता मापी जाती है उसको भूकंप लेखी या सिस्मोग्राफ कहते हैं। तो सिस्मोग्राफ किसको कहते हैं, भूकंपीय तरंगों की तीव्रता जिसके द्वारा मापी जाती है उसको सिस्मोग्राफ कहते हैं। इसके जो मापने के हैं, इसके 3 स्केल हैं, 3 पैमाने हैं। किससे किससे मापते हैं, कौन कौन पैमाने से, तो सबसे पहला है रोसीफेरल स्केल, मर्केरी स्केल और रिएक्टर स्केल। रिएक्टर स्केल काफ़ी प्रचलित है, तो देखिए रिएक्टर स्केल के बारे में दिया है। तो रिएक्टर स्केल क्या है, यहाँ पे देखिए रिएक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता या ऊर्जा मापने वाली रिएक्टर स्केल का विकास अमेरिकी वैज्ञानिक चार्ल्स रिएक्टर द्वारा 1935 में की गई थी। तो चार्ल्स रिएक्टर ने इसकी खोज की थी, इसलिए इन्होंने अपने नाम पर इसका नाम रिएक्टर स्केल रख दिया। यह एक लघु गणकीय पैमाना है जिसका पाठ्यांक 1 से 9 तक होता है। और ये लघु गणकीय पैमाना है, छोटा सा पैमाना है और जिसका पाठ्यांक कितना होता है, 1 से 9 तक इसका पाठ्यांक होता है। कह रहा है रिएक्टर स्केल पर प्रत्येक अगली इकाई पिछली इकाई की तुलना में 10 गुना अधिक तीव्रता रखता है। अब सपोज कि इसमें पाठ्यांक कितना 1 से 9 तक होता है। अगर एक पर जितना भूकंप है 2 पे आएंगे तो इससे 10 गुना ज़्यादा भूकंप यहाँ पे आएंगे होगा। 3 पे आएंगे तो इससे 10 गुना ज़्यादा भूकंप यहाँ पे होगा। तो समझ रहे हैं 1 से 9 तक जो पैमाना है वो एक दूसरे से 10 गुना ज़्यादा है, तीव्रता रखता है। इस स्केल पर 2.0 या 3.0 की तीव्रता का अर्थ हल्का भूकंप होता है। अगर इस स्केल पे यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 2, 2.0 या 3.0 की तीव्रता का अर्थ है कि हल्का भूकंप होता है, जबकि 6.2 की तीव्रता का अर्थ शक्तिशाली भूकंप होता है। अगर 6.2 आ गया इस स्केल पे, रिएक्टर स्केल पे, तो वो सबसे शक्तिशाली भूकंप होगा और इससे काफ़ी नुकसान होगा। आगे हम देखेंगे विभिन्न स्थलाकृतियाँ। यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ, विभिन्न स्थलाकृतियाँ, डिफरेंट टाइप ऑफ टोपोग्राफिक। निर्माण के आधार पर स्थलाकृतियाँ 3 प्रकार की होती है, पर्वत, पठार तथा मैदान। तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, विभिन्न स्थलाकृतियाँ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोपोग्राफिक। तो आज के लिए इतना ही, जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों को थैंक यू सो मच।